Hello students, welcome back to Vidya Mandir classes. My name is Vivek Harsh and as you know we are discussing a very important chapter of our 12th class physical chemistry that is liquid solutions. अब बच्चों देखो देखो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं उसके सभी लेक्चर्स हमने पूरे कर लिए हैं, सभी टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके हम ट्यूटोरियल क्लास 4 में आ गए। ये जो ट्यूटोरियल क्लास 4 है इसमें आखिर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट ईयर्स में जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे, इस पर बेस्ड जेई मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए, जेई एडवांस में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हो सकता है आपको आने वाले जेई मेंस या जेई एडवांस में क्वेश्चन आपको मिले। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं जेई मेंस के सेक्शन से। तो देखो बच्चों ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग aqueous solution will exhibit highest boiling point? Which one of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? देखो कैसे निकालेंगे। आपको पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई के बी इनटू एम। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं और ऐसा हमने लेक्चर अपने जो 4th था उसमें डिस्कस भी करा था कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको मोलैलिटी चाहिए, क्या चाहिए, मोलैलिटी, बट आपको क्वेश्चन में तो मोलैलिटीज दे रखी है और आपको सॉल्यूशंस की डेंसिटी नहीं दे रखी है। इन वाली कंडीशन में हम मानेंगे डेट एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग मोलैलिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैलिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोलैरिटी, ऐसा एज्यूम करेंगे। उसी के बाद हम क्वेश्चन को देखो सॉल्व करेंगे। तो जितने भी जगह आपको मोलैलिटी दिया है हम क्या मानेंगे जी वो मोलैलिटी है, मोलैलिटी नहीं है वो मोलैलिटी है। अब देखो बात करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बताया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिस सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होगा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे एट फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट of the solution is directly proportional to elevation in boiling point। तो जिसके लिए elevation boiling point ज्यादा होगा उसका फाइनल boiling point ज्यादा आएगा। कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल 4 सॉल्यूशन दिए हैं, उनके लिए आप I इंटू एम का वैल्यू निकाल दो क्योंकि केबी तो और के लिए हम कांस्टेंट मानेंगे, सबके लिए हम क्या मानेंगे, सारे एक सॉल्यूशन है, केबी तो वाटर का लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे और सॉल्वेंट हमारे पास में फिक्स है। तो अब आपको कंपेयर क्या करना है, I इंटू एम, क्या कंपेयर करना है, आई इंटू एम इन चारों सॉल्यूशंस के लिए। देखो जो सॉल्यूशन ए दिया है उसका आई का वैल्यू कितना होगा, जी सोडियम सल्फेट है, 100% आयनाइज करा देते हैं इसको, आई कितना आएगा 3 और इसका एम का वैल्यू कितना है 0.01। ग्लूकोज सॉल्यूशन है बी, उसका आई कितना होगा 1 और जो आपको मोलैरिटी मानेंगे वो 0.015 मानेंगे। जो यूरिया सॉल्यूशन है उसका भी आई कितना होगा 1 और उसका जो बेल्टो फैक्टर तो 1 हो गया और उसका जो मोलैरिटी है वो 0.015 मानेंगे। जो अब आपके पास में है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए आई कितना हो गया 2 और जो मोलैरिटी है वो 0.01 मानेंगे। ऐसा करने पे जो इनका आई इंटू एम का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उसके लिए आई इंटू एम का वैल्यू होगा 0.03, कितना होगा 0.03। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसके वैल्यू होगा 0.015, थर्ड वाले कितना होगा 0.015, फोर्थ वाले कितना होगा 0.02। तो आप चेक करो सबसे ज्यादा आई इंटू एम किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए आई इंटू एम सबसे ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो उस सॉल्यूशन का फाइनल बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये तो हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट आ रहा है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। याद रखो हमें गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें सेलेक्ट करना है। देखो स्टेटमेंट 1 क्या है उसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, Raoult's law states that vapor pressure of a component over a solution is proportional to its mole fraction। बिल्कुल करेक्ट है, आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर दो कंपोनेंट है 1 और 2 तो कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे, P01 x1, दैट मींस P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1। ये हमने राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ा था। दैट मींस जो ऑप्शन ए है वो तो करेक्ट है और हमें क्या ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलैलिटी
prepared in different prepared in different solvents prepared in different solvents, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, different solvents है, टू sucrose solution of same molality prepared in different solvents will have same freezing point depression. गलत है, देखो क्यों गलत है, हमें पता है as delta TF is equals to I into KF into M. अब क्वेश्चन में मोलैलिटी दो अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए सेम है, सुक्रोज सॉल्यूशन है दोनों तरफ और उनकी मोलैलिटी सेम है, आई जो होगा सेम ही होगा क्योंकि सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, बट बच्चों जो KF होता है वो तो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, तो इसमें जो डेल्टा TF है वो KF पर भी डिपेंड करेगा, तो अगर मैं KF को चेंज कर दूंगा तो डेल्टा TF की भी अलग अलग वैल्यू आएगी ना, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि दो अलग अलग सॉल्वेंट का डेल्टा TF एग्जैक्टली सेम होगा जब दोनों सॉल्यूशंस के अंदर मोलैलिटी सेम हो और एक ही सॉल्यूट हो, दैट मींस ये वाला स्टेटमेंट जो है वो तो हो गया फॉल्स, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि मैं गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया। थर्ड वाला ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट इज, तो देखो आपको जो कंपोनेंट दिए हैं उस पर डायरेक्ट फोकस कर लो, बेरियम क्लोराइड, वो कह रहा है सभी सॉल्यूशंस का मोलैलिटी सेम है, तो हमें बताया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए I इंटू सी को कंपेयर करते हैं, C सबके लिए बराबर है तो हमें कंपैरिजन तो I से करना है, इसका वेंटो फैक्टर कितना होगा BaCl2 का 3, KCl का 2, एसिड इसका कितना होगा जस्ट ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा 2 से कम होगा, सुक्रोज का कितना होगा 1, जैसे जैसे वेंटो फैक्टर डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे वेंटो फैक्टर डिक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट दे रखा है स्टेटमेंट सी वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है बट वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। ऑप्शन डी, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू MRT where M is the molarity of the solution, करेक्ट है, M is the molarity of solution, ये स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन बी वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ सेम सॉल्यूट इन सेम सॉल्वेंट है, तो देखो अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है, इक्विमोलर सॉल्यूशंस की बात हो रही है इन सेम सॉल्वेंट ऑफ सेम सॉल्यूट, दैट मींस आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने शुगर लिया, आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व करा, पानी में डिसॉल्व करते हुए आपने क्या करा, दो अलग शुगर सॉल्यूशन बना, तो दोनों शुगर सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर करे हैं, जो एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करे हैं शुगर के, उन दोनों की मिठास बराबर है, दैट इज वो दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों इक्विमोलर, तो दोनों का मोलैलिटी भी तो सेम होगा, अगर उनका मोलैलिटी सेम है, सॉल्वेंट सेम है, सब कुछ सेम है, जाहिर सी बात है उनका मोलैलिटी भी क्या होगा सेम, अगर उनका मोलैलिटी बच्चों सेम आ जाता है, अगर उनका मोलैलिटी सेम आ जाता है तो अब हमारे पास में दोनों सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा TB1 will be equal to delta TB2, अगर ऐसा होगा तो दोनों सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम, दोनों सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलरली डेल्टा TF1 will be equal to डेल्टा TF2, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तो सर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, दोनों सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम आएगा, एक दूसरे के बराबर होगा, तो ऑप्शंस क्या है वो पढ़ते हैं, ऑप्शन 1 देखो क्या है, ऑप्शन 1 कह रहा है दो solution will have same boiling point but different freezing point, गलत, same freezing point but different boiling point, गलत, same boiling point and same freezing point, ये ट्रू है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm of Hg. If 18 gram of glucose is added to 178.2 grams of water at 20 degree Celsius, the vapor pressure of resulting solution will. मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए P0 माइनस PS अपॉन PS। देखो ऐसा क्यों, अगर आप इस क्वेश्चन में फोकस करें तो ये दो वैल्यूज हैं वो नियरली कंपेरेबल है, ठीक है, और ये दो वैल्यूज में डिफरेंस है पर बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आ रहा, ओके, सिमिलरली इन दो वैल्यूज में डिफरेंस है पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि कई बार अप्रोक्सीमेशन करते हुए हमसे गलतियां हो जाए, तो आपको हमेशा
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रिलेटेड लोन ऑफ प्रेशर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रिसाइज कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला यूज करना चाहिए P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस. It will be equal to I into small n upon capital N, or it will be equal to I into molality into molar mass of the solvent divided by 1000. अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करो? जब आपको आगे डेल्टा टीवी वगैरह निकालना हो, क्योंकि आपको तब मोलैरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, मोलैरिटी की. और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करो जब आपको मोस डायरेक्ट निकालने है ना. तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन है, आरएलवीपी का क्वेश्चन है, तब यूज करो. ये कब यूज करो? जब आपको इसको डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ से इक्वेट करना हो, वो भी पता लगाया है ना. तो ये करते हैं. अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें आपसे पूछा गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो पी नॉट वैल्यू आपको गिवन है 17.5. वो सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, तो पीएस अपॉन पीएस इट विल बी इक्वल टू, ग्लूकोज की बात हो रही है, वेंटो फैक्टर 1 होगा. अब देखो आपने जो ग्लूकोज है वो कितना लिया है, क्वेश्चन में फोकस करो. आपने ग्लूकोज लिया है, इसके अंदर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे, ठीक है. फिर आपने वाटर कितना लिया है, 178.2 ग्राम, इसको डिवाइड कर देंगे 80 से. ऐसा करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 0.1 और नीचे आ जाएगा 9.9, है ना, 9.9 हो जाता है. ये आपके पास हो जाएगा 1/99. 17.5 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू 1/99. ओके, तो ये आपके पास में हो जाएगा 99 और इधर आने के बाद हो जाएगा 100. तो जो आपके पास में आ जाएगा 99 into 17.5 divided by 100 it will be equal to PS. ये आपके पास में PS आएगा. तो देखो अब अगर आप PS कैलकुलेशन करते हैं तो अब चेक करते हैं, क्योंकि वैल्यूज काफी क्लोज आ गई हैं. ऑप्शन से देखो निकालते हैं. अगर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 17.5 है, तो सॉल्यूशन का प्रेशर उससे थोड़ा सा कम होगा. कितना कम होगा? थोड़ा सा कम होगा. तो देखो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, या सॉल्वेंट ज्यादा कैसे प्रेशर हो जाएगा. ये थोड़े से कम के अंदर तो नहीं आ रहे, पर ये बिल्कुल थोड़े से कम के अंदर तो आ रहे हैं ना. तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपके लिए, that the value of PS will be equal to 17.325 mm of Hg. तो ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट. देखो एंटीफ्रीज का मतलब क्या होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होता है, वहां पे पानी जम जाता है ना. हवा जो पानी इसमें गिरा है, जमीन पे गिरा है, हवा में जो पानी है वो भी इसमें जमने लग जाएगा, और जो बर्फ है, स्नो वगैरह बनने लग जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि स्नो फॉर्मेशन ना हो, है ना, आइस फॉर्मेशन ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर कोई एंटीफ्रीज सब्सटेंस को ऐड कर देंगे. एंटीफ्रीज सब्सटेंस उसमें ऐड होकर फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा. लेट एनवायरमेंट का जो भी टेम्परेचर है वो है -3 डिग्री सेल्सियस, पर एंटीफ्रीज को ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -6, -10, -15 डिग्री सेल्सियस. तो अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, बट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो -10, -15 है, दैट इज वो सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पे, उस एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा. और अगर फ्रीज नहीं होगा तो हम आसानी से रास्ते से उस चीज को रिमूव. देखो क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं. इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इन अ कोल्ड क्लाइमेट. आगे, द मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल व्हिच शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस विल बी, है ना. तो पहले इसका करते हैं. डेल्टा टीएफ जो है, आपको जो डेल्टा टीएफ दिया है वो कितना दिया है? 6 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 6. डेल्टा टीएफ कितना होता है? IKF into M. जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो उसका वेंटो फैक्टर कितना होगा? 1. तो हो जाएगा 1. आपको KF का वैल्यू कितना दिया है? 1.86. और बाद में अपने पास क्या आता है? मोलैलिटी. तो देखो बच्चों, जो मोलैलिटी है वो हो जाएगा 6/1.86, इतना हो. अब मोलैलिटी कितना होता है? मोलैलिटी हो जाएगा मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट. द मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? 4. तो आपके पास में जो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो आएगा वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 1.86. इस तरीके से ये मेरे पास में हो जाएगा मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल
डिवाइडेड बाय स्मॉलर मास है 62, तो जो मास आएगा वो आ जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 1.86। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो 800 ग्राम आएगा। आएगा 800 ग्राम। इसका देखो मतलब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन -6 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हो, अगर सॉल्यूशन -6 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हो तो मुझे 4 किलोग्राम पानी के अंदर 800 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाना ही होगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि वो -6 डिग्री सेल्सियस पे भी फ्रीज नहीं हो, उससे लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो, तो मुझे 800 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल से थोड़ा सा ज्यादा इथाइलिन ग्लाइकोल तो मिलाना ही चाहिए। तो अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके हिसाब से जो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, determination of molar mass of acetic acid in benzene using freezing point depression is affected by। तो बच्चों देखो है क्या, हमने लिया है एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड को हमने डाल दिया, इट इज डिजॉल्व्ड इन बेंजीन। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, एसिटिक एसिड जो है वो तो आयनाइज होना चाहता है, बट बेंजीन तो H+ आयन कैरी कर नहीं सकता। दैट मींस इसको, ये जो एसिटिक एसिड है इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना पड़ेगा, शुड बिहेव एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये आयनाइज नहीं हो सकता। अगर ये आयनाइज ना नहीं होगा, इसको एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना है, तो इसको अपने H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी को डिक्रीज करना है। वो कैसे डिक्रीज करेगा, एक्चुअली ये जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो हो जाएंगे डाइमराइज। जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइमराइजेशन हो जाएगा इस तरीके से, इसके कारण वो जो H+ आयन रिलीज कर सकते थे, वो जो H+ आयन रिलीज कर सकते थे, वो H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी अब हो जाएगी कम, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एसिटिक एसिड अंडरगो डाइमराइजेशन, acetic acid undergo dimerization in presence of highly non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride। इस तरह क्या करेगा, डाइमराइजेशन करने लगेगा, और ऐसा करके वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देगा। क्योंकि सॉल्वेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्यूट को भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी तो उसमें अच्छे से डिसॉल्व होगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के कंसेप्ट को ऑबे करने के लिए जो एसिटिक एसिड है वो अपना डाइमरेशन यहाँ पर करा। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो आंसर क्या होगा, determination of molar mass of acetic acid in benzene using freezing point diffraction is affected by association of the molecule। और अब जो एसिटिक एसिड का इफेक्टिव मोलर मास होगा वो सिंगल मॉलिक्यूल के मास से ज्यादा होगा। सिंगल मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास है 16, तो अब जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 60 से ज्यादा होगा और अप टू 120 होगा, क्योंकि डाइमराइज हुआ है, डाइमर बना है, तो डाइमर का मोलर मास कितना होगा, मोनोमर का डबल कितना होगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, the freezing point of benzene decreases by 0.45 degrees Celsius। The freezing point of benzene decreases by 0.45 degrees Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 grams of benzene। अरे ये तो ये वाली बात कर रहा है, डायमिनेशन वाली की तो बात कर रहा है। आगे देखो, the freezing point of benzene decreases by 0.45 degrees Celsius when 0.2 grams of acetic acid is added to 20 grams of benzene। If acetic acid associate to form a dimer, आगे ना dimer in benzene, the percentage association of acetic acid in benzene will be, है ना, हमें अल्फा निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको ये पता है कि सर डेल्टा TF का फॉर्मूला तो I इंटू KF इंटू M होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सर इसका जो I का एक्सप्रेशन होगा वो तो डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करेंगे सर, अब बस सबकी वैल्यू लगा देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू क्या है देखो, डेल्टा TF है 0.45, इसका KF कितना दिया है 5.12, और अब हमें मोलैलिटी पता करनी है। तो देखो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, आपने लिया है 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 60 मोल्स हो गए, और जो बेंजीन का मास लिया आपने 20 ग्राम्स लिया है, तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ केजी। ये करेंगे तो अगर 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आएगा 200 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा आपके पास में 1/6। जो मोलैलिटी होगी कितनी हो जाएगी, 1/6। अगर मोलैलिटी 1/6 है
तो ये आपके पास में हो जाएगा 0.45, 1/6 है तो 6 चला गया ऊपर, नीचे 5.12, तो 0.45 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.45 का डबल कितना होगा, 0.9 हो जाएगा, 0.9 का 3 टाइम्स कितना आएगा जी, 2.70 आएगा अपॉन 5.12, ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। अब लाइन ड्रॉ करके क्या करेंगे, देखो इसके अंदर कि जो आई है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एसोसिएशन के लिए आई का एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस एल्फा, और डायमेंशन के लिए आगे लिखेंगे 1 माइनस 1/n। 1/n का वैल्यू कितना रख देंगे, यहाँ पर हाफ रख देंगे, 1/n का वैल्यू कितना रख देंगे, हाफ। और अगर मैं इसका वैल्यू जो है हाफ रखता हूँ, अगर मैं इसका वैल्यू हाफ रखता हूँ तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ। तो इसको भी देखो यहाँ से हटा देते हैं, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा बाई 2, ये बेंटो फैक्टर है। 1 माइनस एल्फा बाई 2 इज टू बेंटो फैक्टर, ये अपने पास में होगा 2.70 डिवाइडेड बाय 5.1। ऐसा करने पे जो अल्फा बाई 2 आपके पास में आएगा वो हो जाएगा 5.12 माइनस 2.70 डिवाइडेड बाय 5.1। ऐसा करने पे जो अल्फा में मिलेगा वो हो जाएगा 5.12 माइनस 2.70, ये होगा 2.42, और 2.42 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2.42 का ट्वाइस डिवाइडेड बाय 5.17 हो जाएगा 4.84 डिवाइडेड बाय 5.17। अगर आप 4.84 को 5.17 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा 0.9 को तो क्रॉस कर जाएगा। नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी था, है ना, पर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, क्योंकि आप नियरली आंसर के पास पहुंच के ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट। बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, 2017 का जी मीन्स का क्वेश्चन है। 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट वर डिसॉल्व्ड इन x ग्राम ऑफ H2, ठीक है, मतलब मोलैलिटी हमें पता नहीं है। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 3.82, डेल्टा TF हमें पता है। इफ सोडियम सल्फेट इज 81.5% आयनाइज्ड, तो आपको अल्फा भी पता है, तो और SO और बेंटो फैक्टर भी निकाल लेंगे। देन द वैल्यू ऑफ x वैल्यू, मतलब हमें पहले मोलैलिटी तो पता लगानी पड़ेगी। देखो अब हमें पता है फिर से वही वाला फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। बच्चों आपको एक बात बताता हूँ, जेई मेंस के अंदर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके जो क्वेश्चंस बने हैं, तो पिछले अगर 3 साल के क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे मोर देन 60% क्वेश्चन जो है वो डेल्टा TF पर है। ओके, जे एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन जो था वो डेल्टा TF पर आते हैं। ऑस्मोटिक और उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर पे, बाद में RLBP पे, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। पता नहीं क्यों उनको पसंद नहीं होगा, डेल्टा TF उनको ज्यादा ही पसंद है ना। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। अब हमें क्वेश्चन में जो जो कंपोनेंट्स है उनकी वैल्यू चेक कर ले रहे हैं। आपको डेल्टा TF है वो दे रखा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया was found to be, the change in freezing point was found to be 3.82, तो डेल्टा TF 3.82 हो गया। बेंटो फैक्टर कितना होगा, अगर ये आपके पास में डिसोसिएशन का केस है तो 1 प्लस एल्फा, एल्फा कितना है 0.815, और सोडियम सल्फेट के लिए आप n कितना लिखेंगे, एक सोडियम सल्फेट से 3 आयंस बन सकते हैं, एक दो तो सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों ये तो है बेंटो फैक्टर है, ये तो क्या है बेंटो फैक्टर। क्वेश्चन में KF दे रखा है क्या जी, क्वेश्चन में सर KF 1.86 दिया है। अब मोलैलिटी निकालेंगे, तो जो मोलैलिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 3.82 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8.815 का ट्वाइस कितना होगा 1.63 हो जाएगा, 1.63 और 1 कितना हो जाएगा 2.63 हो जाएगा। ये तो मोलैलिटी एक्सप्रेशन है। तो अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होता है, देखो मोलैलिटी होता है इसके अंदर मोल्स, तो मोल्स के हिसाब से कितना कर देंगे इसके अंदर, 5 ग्राम सोडियम सल्फेट लिया है, सोडियम का सल्फेट का मोलर मास कितना होगा, 2 सोडियम एटम है, एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम का कितना हो जाएगा 46 और सल्फेट का मास होता है 96। ओके, 46 और 96 कितना हो गया 142, और मास ऑफ वाटर एडेड कितना है x ग्राम, तो x मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 इतना kg हो गया। ओके, इस तरीके से आप अगर x का एक्सप्रेशन निकालें तो 10 के और -3 है, अगर ये ऊपर चला गया है तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3
मल्टीप्लाई 1.86 मल्टीप्लाई 2.63 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाई 3.8। तो बच्चों देखो इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत ज्यादा आपसे कैलकुलेशन कराई है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ट्राई करें, 10 की पावर 3 है, 142 है, 186 है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसका आंसर जो आएगा वो 45 के अराउंड कुछ आना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा वहां से आना चाहिए 45 ग्राम। आप थोड़ा बहुत और कैलकुलेट कर लेना है ना, इसमें कैलकुलेशन कर लेना कि किस तरीके से कैलकुलेटर अगर आप यूज कर लेना तो अपना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 मोलर aqueous solution of the following compound for 1 molar aqueous solution of the following compounds which one will show highest freezing point। तो बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि जितने भी मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिए हैं, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लिए हैं इनको मैं आयनाइज करके बता देता हूँ कि आप इसका वेंटो फैक्टर वगैरह कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो अपने पास में CO H2O होल 6 Cl। अगर आप इसको आयनाइज करेंगे एक तो आपको कैटायन मिल जाएगा कौन सा, COH2O होल 6 प्लस 3, और 3 आपको एनायन मिल जाएगा। अगर हम 100% आयनेशन की बात करें तो उसका वेंटो फैक्टर आएगा 4। कितना आएगा? 4। सेकंड वाले पर आते हैं, बी वाले ऑप्शन पर आते हैं। बी ऑप्शन में COH2O होल 5 Cl Cl2 डॉट H2। इस कंपाउंड को अगर आप पानी में आयनाइज करोगे तो आपको मिलेगा COH2O होल 5 Cl आएगा +2 चार्ज और 2 Cl माइनस। तो जो इसका वेंटो फैक्टर है वो वेंटो फैक्टर कितना हो गया? 3। 2 तो Cl माइनस आयन और एक कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। ऑप्शन सी वो है COH2O का होल 4, आगे है Cl2 Cl डॉट 2H2O। इस कंपाउंड को पानी में डाला, कैटायन क्या बनेगा? COH2O होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस। तो जो उसका वेंटो फैक्टर है कितना होगा? 2, एक कैटायन और एक एनायन। और लास्ट वाला पे आज जो कंपाउंड है वो क्या है? COH2O का होल थ्राइस Cl3 डॉट 3H2। ये क्या होगा? इसमें नो आयनाइजेशन, इसका कोई आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। तो जो इसका वेंटो फैक्टर है वो कितना होगा? 1। अब वो कह रहा है कि कौन से सॉल्यूशन का अगर मैं सबका मोलैलिटी सेम रखूं तो कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो देखो डेल्टा टीएफ जिसका ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, डेल्टा टीएफ सबसे कम जिसका होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो लोवेस्ट डेल्टा टीएफ किसका आएगा जी? लोवेस्ट डेल्टा टीएफ तो सर इस वाले केस का आएगा, डी वाले केस का आएगा, क्योंकि डी वाले केस में सर वेंटो फैक्टर तो 1 ही आ रहा है। लोवेस्ट डेल्टा टीएफ होगा तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये जेईई मेन 2018 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या ये क्वेश्चन जो है इसके स्टेटमेंट में बहुत कुछ लिखा है पर आप एंड में कहेंगे सर खोदा पहाड़ और निकला चूहा, है ना। देखो क्या करेंगे क्वेश्चन में क्या है, आपने 5 मोलर सॉल्यूशन 5 molar solutions are prepared by dissolving a non-electrolyte non-volatile solute separately in solvent X and Y। तो देखो आपके पास में 2 सॉल्वेंट है, कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं? एक तो X है और एक Y। अब आपने 2 सॉल्यूशन बना दिए, 5 मोलर सॉल्यूशन इसके अंदर भी बनाया और 5 मोलर सॉल्यूशन इसके अंदर भी बनाया और दोनों तरफ आपने सेम सॉल्यूट का यूज करा। अब आगे ये कह रहा है कि ये जो सॉल्वेंट है X, ये जो सॉल्वेंट X है इसका मोलर मास है mx। m नॉट क्यों लिखूं जब सामने वाला mx कह रहा है? इसका मोलर मास है mx, इसका मोलर मास है my और mx इज इक्वल्स टू 4/3 ऑफ my। ये रिलेशन हमें दे रखा है। आगे कह रहा है the relative lowering of vapor pressure of the solution in X is n times to that of the solution in Y, given that the number of moles of solute is very small in comparison to the solvent, find the value of m। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। हम इसमें देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? P0 - PS अपॉन PS
इन सॉल्वेंट एक्स इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इन सॉल्वेंट वाई। अब क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का रोल आ जाएगा, सॉल्वेंट के मोलर मास का रोल आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू एम, एम इंटू एक्स अपॉन 1000, इट विल इक्वल टू आई इंटू एम, एम इंटू वाई अपॉन 1000। ऐसा करेंगे तो देखो दोनों तरफ आपके पास में सेम सॉल्यूट है, सेम मोलैलिटी है, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, 1000 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू था, ये जो आपके पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर जो एक्स वाले के प्रेजेंस में है, वो वाई वाले के कंपैरिजन में एम टाइम्स है। अगर वो एम टाइम्स है तो मैं मोलैलिटी को एम डैश कर देता हूँ, फाइनली मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एम से। That means molar mass of X is equals to molar mass of Y multiply by M. So molar mass जो M का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा molar mass of X upon molar mass of Y. Molar mass of X upon Y का वैल्यू कितना है, 4/3. That means यार क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है सीधा सीधा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4/3, 4/3 विल द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2018 में आया। तो क्वेश्चन काफी आसान था। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो वो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, वही वाला केस है जैसे एसिडिक एसिड डाइमराइज हुआ था, वैसे ही बेंजोइक एसिड भी क्या करेगा, बेंजीन में डाइमराइज हो जाएगा, ठीक है, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। आगे W grams of the acid dissolved in 30 grams, W grams of the acid dissolved in 30 grams of the benzene shows a depression in freezing point। आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन डेल्टा टीएफ पर आ रहे हैं, है ना। तो आगे फिर बोलता हूँ, W grams of the acid dissolved in 30 grams of benzene shows a depression freezing point equal to 2K। डेल्टा टीएफ का वैल्यू दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, सॉल्यूट का मास नहीं दे रखा है, जाहिर सी बात है सॉल्यूट का मास ही पूछ रहा होगा। ओके आगे, if the percentage association of acid to form dimer is 80, अरे इतना सब कुछ दे दिया तो आंसर आ ही जाएगा। तो आगे कह रहा है कि इसमें जो W था उसका वैल्यू निकालो, देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे। अब आपके लिए डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले मोलैलिटी को ऐसे लिख देते हैं, मोलैलिटी हो जाएगा डेल्टा टीएफ अपॉन आई इंटू के। अब इसमें जो वेंटो फैक्टर है पहले वो निकाल लेते हैं, एसोसिएशन वाला वेंटो फैक्टर तो 1 माइनस एल्फा, और डायमेंशन वाला है तो 1 माइनस एल्फा, आगे 1 माइनस 1 बाई एन को क्या लिखेंगे, हाफ, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, एल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस एल्फा, एल्फा कितना है 0.8, 0.8 बाई 2 कितना हो जाएगा 0.4, तो हो जाएगा 0.60। तो उसका जो वेंटो फैक्टर है वो कितना है 0.60। अब देखो जो मोलैलिटी है वो क्या हो गया, डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया है 2, वेंटो फैक्टर कितना हो गया 0.60, और के का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 2/3, ये तो मोलैलिटी हो गई। अगर मोलैलिटी 2/3 है तो आपके पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड हो जाएगा W डिवाइडेड बाय 122 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 30 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 हो जाएगा। इससे जो आपके पास में W का वैल्यू आएगा बच्चों, इससे आपके पास में जो ये W का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, इसको तो इससे कैंसिल कर देते हैं, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके पास में 122 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा करेंगे तो 1.22 का ट्वाइस हो गया, 1.22 का ट्वाइस कितना हो गया 2.44 ग्राम्स। तो जो W आना चाहिए वो 2.44 ग्राम्स आना चाहिए। तो अब चेक करेंगे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी ऑप्शन में नहीं आ रही, तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जी सर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया था ये वाला। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट रूम टेम्परेचर a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram of water. If the vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mmHg, the lowering of vapor pressure will be, है ना। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से भी आंसर निकाल देंगे,
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो हमें पता ही है ना। और ये जो सॉल्यूट हमारे पास में है वो यूरिया, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे आंसर आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन में आपसे पी नॉट माइनस पी एस पूछा है, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट होगा, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट। अब देखो पी नॉट कितना है क्वेश्चन में 35 गिवन है। अब एक्स सॉल्यूट कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितने हो जाएंगे, 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आप क्या समझ आएगा 0.01, है ना। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वाटर के अगर हम मोल्स निकालें तो वो हमारे पास में कितने आ रहे हैं, 360 डिवाइडेड बाय 18, ये आपके पास में आ जाएगा 20। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप लिखे तो पी नॉट माइनस पी एस वाले का वैल्यू हो जाएगा 35 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 20, तो ये आपके पास में हो जाएगा 0.35 डिवाइडेड बाय 20.01, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.017 mmHg आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है सर, इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जेई 2020 में आया था, बिल्कुल फ्रेश है ना, अपने माइक्रोवेव से क्वेश्चन निकाला है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है अपने पास में, 2020 जेई मेन के अंदर आया था। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस का अमाउंट कितना लिया था 0.1 मोल, और वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर था। तो ये जो आइडियल गैस अंदर भरी है, यहाँ पे जो आइडियल गैस भरी है, उस आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये जो अंदर की तरफ आइडियल गैस है, इस आइडियल गैस के जो अभी मोल्स है वो कितना है 0.1, और जो अभी इसका इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर होता है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास में इथाइलिन ग्लाइकोल जो सॉल्यूशन है वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर है, और फ्रीजिंग पॉइंट पे ही जो उसका टेम्परेचर है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वही टेम्परेचर उस गैस का भी है। आगे इफ द स्टॉपर्स S1 and S2 आर सडनली विड्रॉन, तब देख सकते हैं ये जो स्टॉपर S1 और S2 है ये एक्चुअली प्रेशर एक्सर्ट करे, जिसके कारण ये जो अपने पास में पिस्टन है वो मूव नहीं कर पा रहा। जैसे ही S1 और S2 को हटाएंगे हो सकता है कि ये जो गैस है ये अपने प्रेशर के कारण इसको धक्का मारे। अगर ये गैस इसको धक्का मारेगी तो कब तक धक्का मारेगी, जब तक इसके गैस का प्रेशर ड्रॉप होकर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। जब भी हमें क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर डिफाइन ना कर रखा हो तब हम क्या कहेंगे, सर एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा 1, कितना होगा एक्सटर्नल प्रेशर 1। आगे कह रहा है जब हम स्टॉपर S1 S2 को हटा देंगे, सडनली रिमूव कर देंगे, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आफ्टर इक्विलिब्रियम अचीव विल बी। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट है सीधा उस पे में आ गया, वो हो जाएगा प्रेशर P2V2 विल बी इक्वल टू nRT, है ना। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो देखो अब इसमें जो V2 होगा बच्चों वो कितना होगा nRT अपॉन P2, जो फाइनल प्रेशर आएगा वो तो 1 atm आएगा, मोल कितना दिया है 1, R का वैल्यू जो है क्वेश्चन में 0.08 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1, तो हो जाएगा 0.008 मल्टीप्लाई बाय T, ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 0.008 मल्टीप्लाई बाय T, ये आपके पास में फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। अब आपको T का वैल्यू निकालना, देखो T कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो सॉल्यूशन दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल का, इसका फिर से डेल्टा TF निकालना। आप कहोगे सर ये तो हद ही हो गई, है ना, क्या रिलेटिव हमारे पास में जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें क्या केवल डेल्टा TF ही बचा है क्या। तो देखो ये हमारी कोई गलती नहीं है, ना हमारी कोई चॉइस है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं और एग्जामिनर को यही पसंद आ रहा है, क्या करें। तो देखो डेल्टा TF क्या है, जो डेल्टा TF होगा वो कितना होगा, वही IKF इंटू M होगा। I तो रखेंगे 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका जो KF का वैल्यू है वो कितना है 2, एक्वा सॉल्यूशन है, और जो मोलैलिटी है वो कितना है 0.5। तो बच्चों जो इसका डेल्टा TF आएगा वो कितना आएगा 1, डेट मीन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा -1 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में कितना होगा 273 में से एक माइनस कर देंगे 272 केल्विन। अब आपके पास में जो V2 वैल्यू आएगा वो होगा 0.008
मल्टीप्लाई बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 272 इन टर्म्स ऑफ केल्विन। इसको सोल्व करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये लगभग कितना होगा यार इसके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.08, अगर हम सॉल्व करें 0.08 को मल्टीप्लाई करें 0.008 को 008 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 272 से, तो जो आंसर अपना आएगा वो 2.176 इन टर्म्स ऑफ लीटर आएगा, है ना। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2.176 इन टर्म्स ऑफ लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ओवन से बिल्कुल फ्रेश निकाला गया है आपके लिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हद ही होगी सर ये डेल्टा टीएफ की। अब क्वेश्चन क्या देखो, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू माइनस ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों क्वेश्चन में फिर से वही डेल्टा TF इक्वल्स टू I KF into M हमें यूज करना है। अब इसमें जो डेल्टा TF है वो कितना है, 0.2, सोडियम क्लोराइड है। और आप देख सकते हैं कहीं भी आपको इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम कहेंगे 100% आयनाइज हो गया, वेंटो फैक्टर 2 आएगा। KF का वैल्यू 2 है, तो मोलैलिटी, तो जो इसका मोलैलिटी है वो हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास में आ जाएगा 1/20। ये तो मोलैलिटी आ गया। तो ये जो 1/20 मोलैलिटी आया, उसमें कह रहा है कि आप कितना अमाउंट सोडियम क्लोराइड का ऐड करेंगे। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एडेड डिवाइडेड बाय 58.5, ये मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गए, डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन केजी 0.5 केजी हो गया। तो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एडेड कितना हो जाएगा, 0.5 मतलब हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 58.5 और हाफ मतलब 2 नीचे आके ये हो गया 40। तो यह होगा 58.5 को हमें डिवाइड करना है 40 से। तो अगर आप 58.5 को डिवाइड करते हैं 40 से, तो जो आंसर आपको मिलेगा, जो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा वो 1.4625 मिलेगा, 1.4625 ग्राम। इतना नमक आपको पानी में ऐड करना। ओके, तो ये भी आपके पास में जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन आ गया। और यहां तक हमने जेईई मेंस तक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जिस टॉपिक पर है। अब आते हैं जेईई एडवांस के ऊपर। ओके, तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 grams of non-volatile 2.5 grams of non-volatile non-electrolyte solute in 100 gram of water, the elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius. Elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius. तो डेल्टा टीबी है, भगवान के पास आप हाथ जोड़ दो, पहली बार क्वेश्चन डेल्टा टीबी पर आया है, और वो भी जेईई एडवांस ने जो है थोड़ी तकलीफ उठाई है। तो जो डेल्टा टीबी आपको दिया है वो कितना है, 2। ओके, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लिखेंगे तो हम वही I KB इंटू एम, ये लिखेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I कितना हो जाएगा 1, तो ये KB इंटू एम ही रहेगा। अब क्वेश्चन में आपको KB तो दे रखा है, कितना दिया है KB जी, 0.76, इतना आपको KB दिया है, और ये हो जाएगा मोलैलिटी। ये कह रहा है एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा। अरे ये तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, देखो कैसे डायरेक्ट ही करेंगे। आप सोचो, आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू I KB इंटू एम होता है ना। और साथ साथ में हमें ये भी पता है क्या, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, क्या है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा I इंटू एम, एम नॉट सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, ये भी होता है। आपको मैंने कहा था जब दोनों को रिलेट करना हो तो मेनली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे RLBP वाले के लिए। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले में I इंटू एम तो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, I इंटू एम। तो जो बच्चों I इंटू एम का वैल्यू होगा वो डेल्टा टीबी अपॉन केबी होगा, और साथ साथ में और क्या वैल्यू हो जाएगा, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1000 अपॉन एम नॉट सॉल्वेंट, ये भी I इंटू एम आएगा। अब क्वेश्चन में आपको डेल्टा टीबी तो गिवन है, कितना गिवन है 2, केबी गिवन है कितना 0.76, पी नॉट क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो पी नॉट इसका 760 है क्योंकि 1 atm प्रेशर की बात कर रहा है, 760 माइनस पी एस अपॉन पी एस मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ, ये वाटर की बात हो रही है तो कितना हो गया 80,
तो क्वेश्चन बस है कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, बस आपको इसमें पीएस कैलकुलेट करना है। तो देखो अब इसका पीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके पीएस के लिए आप वैल्यू रख देना। जैसे अब आपको वैल्यू रख के बताता हूँ, इसका जो पीएस का एक्सप्रेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास में 36 हो गया। 36 टाइम्स ऑफ पीएस विल बी इक्वल टू 760 माइनस ऑफ पीएस, और 0.76 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 760 हो जाएगा। ऐसा करने पे मेरे पास में जो पीएस आएगा वो होगा 760 मल्टीप्लाई बाय 760 डिवाइडेड बाय 796, इतना होगा। तो 760 को मल्टीप्लाई करो 760 से, 760 को मल्टीप्लाई करते हैं 760 से, और उसके बाद में डिवाइड करते हैं 796 से, डिवाइड करते हैं 796 से। तो अराउंड जो आंसर इसका आएगा वो 725 के अराउंड है, तो 724 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो अप्रोक्सीमेट जो करेक्ट आंसर है 724 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 724, है ना। क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन है ना, जे एडवांस का भी क्वेश्चन था, आईआईटीएन बनना है तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं, जब ये स्क्रीन आगे बढ़ जाए तो बढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। ओके, ये तो हम बताए। एडिशन ऑफ 34.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल चेंज करेगा। यूजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2 केल्विन kg mole inverse, the figure shown below represent the plots of vapor pressure versus temperature. Among the following, the option representing change in the freezing point will be। तो बच्चों देखो डेल्टा टीएफ का जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो ग्राफ होते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाता, या तो ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा या ये वाला करेक्ट होगा, बाकी तो बिल्कुल फर्जी है, तो इनको तो कैंसिल कर देंगे। तो अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से जो करेक्ट आंसर होगा उसको ढूंढो। अब ऑप्शन बी और सी में पता कर सकते हैं कि मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट का तो आ रहा है, बस तुम फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दो, लो क्वेश्चन सॉल्व, बन गए तुम आईआईटी। देखो क्या करेंगे, इसका जो डेल्टा टीएफ है वो कितना होगा, आई के एफ इंटू एम। इथेनॉल लिया है तो आई कितना होगा 1, इसका के एफ कितना है 2, रहा केवल मोलेलिटी निकाल। तो मोलेलिटी कितना हो गया 34.5 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय 46, और मास ऑफ वाटर कितना है 0.5। तो इसका जो डेल्टा टीएफ आएगा 0.5 चला गया ऊपर, ये आपके पास में हो जाएगा बच्चों 3। डेल्टा टीएफ जो आएगा वो कितना आएगा 3। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो -3 डिग्री सेल्सियस है, या -270 केल्विन। तो -270 केल्विन के अकॉर्डिंग बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो तुम्हें आईआईटीएन बना दिया, आसान है ना आईआईटीएन बनना। आगे बढ़ते अब देखो, ये जेट एडवांस 2019 में क्वेश्चन आया था, ऑन dissolving 0.5 grams on dissolving 0.5 grams of non-volatile non-ionic solute to 39 grams of benzene, its vapor pressure decreases from 650 to 640 mm of H. The depression in freezing point upon addition of the solute will be। एक तो डेल्टा टीएफ निकालना है, पीछे पड़ गया ये। दूसरा डेल्टा टीएफ को आरएलवीपी से कंपेयर करना है। तो हम आरएलवीपी और डेल्टा टीएफ को कंपेयर करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी मैंने समझाया था, जैसे डेल्टा टीबी के लिए करा था, डेल्टा टीएफ इजिकल्स टू आई के एफ इंटू एम होता है, और साथ साथ में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस विल बी इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एम, एम नॉट सॉल्वेंट अपॉन 1000 भी होता है। तो इससे जो आई इंटू एम का वैल्यू आएगा, इससे जो आई इंटू एम का वैल्यू आएगा वो होगा डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, और इट विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस 1000 अपॉन एम नॉट सॉल्वेंट, ये आएगा। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन में, आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूट ये पता करना है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू निकालना। अब हमारे लिए डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू के एफ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस 1000 अपॉन एम नॉट सॉल्वेंट, ये होगा।
क्या क्वेश्चन में के एफ दिया है? जी हाँ, के एफ दिया है, कितना है? 5.12 दिया है। क्या क्वेश्चन में पी नॉट आपको दिया है? कितना दिया है? 650 दिया है। क्या पी एस दिया है? 640 दिया है। पी एस दिया है? हाँ, 640 दिया है। मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है? बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? 78। बस आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर आ जाएगा 10, ये नीचे हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5120, 51 नहीं 5120 नहीं होगा, अगर ये इसके अंदर कट जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5120 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 78, ये होगा। तो अब आपको 5120 को, जो 5120 है, इसको डिवाइड करना है 64 से, इसको डिवाइड करना है 64 से, और बाद में डिवाइड करना है 78 से। ऐसा करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 1.025 मिलेगा। ये इसका डेल्टा टी एफ है ना, नियरली 1.025। और अगर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन वाला पार्ट है तो 1 ही कर देंगे, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर क्या आएगा? 1। तो यहां तक हमारे पास में, यहां तक हमारे पास में, आगे थोड़ा सरक जाए, यहां तक हमने बच्चों जो है ये एडवांस का जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लिया है। अब हमारे पास में कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है आपको जेई मेंस या जे एडवांस के अंदर मिले। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉलिड HgI2 is added to 1 liter of an aqueous solution containing 0.1 mole of potassium iodide. Which of following graph does represent the variation of freezing point of the resulting solution with the amount of HgI2 added? फिर से क्वेश्चन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर ही आ गया, पीछे पड़ जाओ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझना बच्चों, कंसेप्ट को समझना, बाद में न्यूमेरिकल पार्ट पर जाते। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आपके पास में रिएक्शन क्या होगी? 2Ki एक्वस, इसमें आपने ऐड करा HgI2 सॉलिड, इसकी रिएक्शन से बनेगा इसके अंदर K2HgI4। क्या बन जाएगा? K2HgI4। अब देखो रिएक्शन होने से पहले 4 आयन थे, 2 पोटेशियम और 2 आयोडाइड। रिएक्शन हो जाने के बाद में HgI2 के ऐड करने के बाद में जो रिएक्शन हो रही है उससे नंबर ऑफ आयंस कितने हो रहे हैं? 3। पहले नंबर ऑफ आयंस फ्री आयंस कितने थे? 4। अब नंबर ऑफ फ्री आयंस कितने हैं? 3। तो क्या नंबर ऑफ फ्री आयंस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं? क्या नंबर ऑफ फ्री आयंस जो है वो इस डायरेक्शन में जाने पर डिक्रीज हो रहे हैं? बिल्कुल डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या गए? एज number of free ions decreases, as number of free ions decreases during the course of the reaction, hence magnitude of colligative property decreases. colligative property का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -3 -2 अगर कुछ रहा होगा तो अब धीरे धीरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ग्रो करने लगेगा। तो यहां पर क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो आप चेक करो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहां कहां बढ़ रहा है, यहां पर तो डिक्रीज हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होंगे। अब बचा क्या? ये दो, इन दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बट वो कब तक इंक्रीज होगा? जब तक रिएक्शन होगी तभी तक इंक्रीज होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड के अंदर HgI2 ऐड करे करे जा रहे हैं, है ना। तो देखो जो पोटेशियम आयोडाइड जब खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी। जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो जो HgI2 हम पानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं अब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, बस वो पानी के सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा। दैट मीन्स अब HgI2 ऐड करने से भी, उसका मोलर अमाउंट ऐड करने से भी फ्रीजिंग पॉइंट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज तब तक होता रहेगा जब तक HgI2 पूरे पूरे पोटेशियम आयोडाइड को कंज्यूम नहीं करेगा। अब उसको स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करेंगे कि हमें कितना अमाउंट चाहिए। तो देखो आपने जो पोटेशियम आयोडाइड लिया है वो इनिशियली कितना लिया है? 0.1 मोल। कितना लिया है? 0.1 मोल। स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग 0.1 मोल पोटेशियम आयोडाइड को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए जो HgI2 चाहिए वो 0.05 मोल चाहिए, 0.05। तो जब तक 0.05 मोल पोटेशियम आयोडाइड HgI2 की कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो जाती तब तक तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, उसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होना बंद हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन
एंड एज्यूम 100% आयनेशन इन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका 100% आयनेशन मानना है, सबका आपको मोलैरिटी दे रखा है और आगे कुछ आप स्टेटमेंट पूछे, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोवेस्ट फर्स्ट। ऐसा हम क्या करते हैं कि पहले आई इंटू एम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर के ऊपर आ रहा है। तो देखो आई इंटू एम चेक करते हैं किस किस के लिए क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनके लिए आई इंटू एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पर यूरिया सॉल्यूशन है, मोलैरिटी कितना दिया है 0.1, तो आई कितना है 1, मोलैरिटी कितना है 0.1, तो आई इंटू एम कितना है 0.1। दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास में Al2SO4 होल थ्राइस, इसका आई कितना होगा 100% आयनेशन पे 5 होगा, मोलैरिटी 0.04 दिया है तो ये 0.20 आएगा। तीसरा वाला आपको दिया है कैल्शियम का क्लोराइड, इसका बेंटो फैक्टर 3 होगा, 100% आयनेशन पे बेंटो फैक्टर इसका 3 आएगा, इसका जो मोलैरिटी आपको दिया है वो 0.05 दिया है तो 0.15 हो जाएगा। फोर्थ आपके पास में हो जाएगा बेंटो फैक्टर सोडियम क्लोराइड का 2 होता है, मोलैरिटी 0.005 है, क्या आ जाएगा 0.010 आ जाएगा। ये हमने आई इंटू एम पता कर लिया। आई इंटू एम पता करने के बाद में ये चेक करना है कि अब ऑप्शंस क्या दें। जिसके लिए आई इंटू एम सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका आई इंटू एम सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, जिसका आई इंटू एम सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसका आई इंटू एम सबसे कम होगा उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका आई इंटू एम सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। ऑप्शन ए, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोवेस्ट फॉर सॉल्यूशन 1। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम सॉल्यूशन 1 के लिए आएगा, गलत, वो तो सॉल्यूशन 2 के लिए आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 4। आई इंटू एम का जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन 4 के लिए सबसे कम है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। और चेक कर लेते हैं क्या और भी ऑप्शन करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4 के लिए आई इंटू एम सबसे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी, वेपर प्रेशर विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 2, तो जो सॉल्यूशन 2 आपको दिया है उसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट नहीं होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो लोवेस्ट होगा, क्योंकि उसका आई इंटू एम सबसे ज्यादा है, उसमें आर एल सबसे ज्यादा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी। अब अपने इस ट्यूटोरियल क्लास और लिक्विड सॉल्यूशंस के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है ना। क्वेश्चन ऐसा है कि आप सोचेंगे आपने कर लिया पर आपको लगेगा कि गलत हो गया है ना। इधर देखो क्वेश्चन क्या है, इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड कंपाउंड X in water show depression in freezing point in the ratio 4:1, that is delta TF of KCl, delta TF of KCl solution upon delta TF of compound X solution will be equal to 4/1। अब ये जो 4/1 है वो जाएगा वेंटो फैक्टर ऑफ KCl, I1 हो गया, इंटू KF इंटू मोलैलिटी, I2 KF इंटू मोलैलिटी। क्वेश्चन में कहा है इक्विमोलर सॉल्यूशन है और सेम सॉल्वेंट है तो ये एक्चुअली I1 अपॉन I2 का है। ओके, KCl क्या होगा, आयनाइज होगा, तो मैं X का पता लगाना है क्या होगा, ये हो जाएगा 4/1 इजिकल्स टू KCl का वेंटो फैक्टर 2 हो गया और I2 मुझे निकालना है। तो बच्चों जो यहाँ पर I2 आ रहा है कंपाउंड X के लिए वो कितना आ रहा है, हाफ। दैट मीन्स जो कंपाउंड X है उसका तो एसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, X will undergo एसोसिएशन, X का तो एसोसिएशन होगा। अगर X का एसोसिएशन होता है तो उसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1/n। सबसे पहले जो ऑप्शन गलत है उनको हटा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस से डिसोसिएशन होता है, हट गया, डिसोसिएट तो अपना भी हट गया, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा या तो सी होगा या डी। अब सी और डी में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप वेंटो फैक्टर निकालो, आपको पता लग जाएगा। देखो अब जो सी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ऑप्शन सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेंटो फैक्टर आएगा वो आएगा 1 माइनस, अगर वो अल्फा है तो 0.5 हो गया और वो कह रहा है वो 50% डायमराइज हुआ, डायमराइज टू द एक्सटेंट ऑफ 50%,
डायमेंशन के लिए 1 माइनस 1/n कितना हो जाता है, हाफ। ऐसा करने पर 1 माइनस 0.5, 0.5 का हाफ कितना होता है, 0.25, तो इसका वेंटो फैक्टर 0.75 आएगा। तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी है 75% ट्राइमराइज, तो 1 माइनस 0.75 और ट्राइमराइज होगा तो 1 माइनस 1/n कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, वो 2/3 होगा। ये वैल्यू आपके पास में 0.5 आएगा। दैट मीन्स बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, द कंपाउंड एक्स विल ट्राइमराइज टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के पूरे पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर कर लिया, और ज्यादातर उनके जेईई मेंस जे एडवांस के क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया। यहाँ तक हमारा ट्यूटोरियल 4 जो है लिक्विड सॉल्यूशंस का वो पूरा होता है, और ये चैप्टर भी हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, दिस इज विवेक हर्ष फ्रॉम द विद्या मंदिर क्लासेस। थैंक यू।